स्टूडेंट्स, फेज़ की जब हम बात करें तो फेज़ बेसिकली एक क्वांटिटी है जो कि ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम या किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन को डिफाइन करती है। तो ये क्वांटिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फेज़ एक्चुअली क्या करती है। ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन को डिस्क्राइब करती है। डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। कोई भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है तो वो मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे है और किस डायरेक्शन में वो ऑसिलेट कर रहा है उस टाइम पे, तो उसको हम फेज से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास सपोज कि एक मैस, ये एक अरेंजमेंट वही अरेंजमेंट जो कि हमने ली थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन देखने के लिए। तो वही वाली अरेंजमेंट हम यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि मैस ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन के अलोंग, मीन पोजीशन ए है। अच्छा, अब जब वो ए से स्टार्ट करेगा तो हम कहते हैं उसका फेज, यानी कि ना तो उसका यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट है और ना भी हमें उसकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन का पता है। तो इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन पे हम कहेंगे उसका फेज जो है वो ज़ीरो होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि मीन पोजीशन पे ए पे, उसकी मीन पोजीशन ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए पे उसका जो है वो फेज ज़ीरो होगा। फेज ज़ीरो। तो अब हम देखते हैं कि वो ऑसिलेशन स्टार्ट करता है ए से, यहाँ पे तो फेज ज़ीरो है, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाता है तो बी की तरफ जाते हुए उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी हमें जो है वो नज़र आ रही है कि वो अपर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। लेकिन इसी डायरेक्शन को हम फेज से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये वेव फॉर्म भी साथ में जो हमने बनाई थी, इस वेव फॉर्म में हम देख रहे हैं कि जब वो बी पे पहुंचता है तो उसका जो एंगल है वो पाई बाई टू है। वेव फॉर्म में जो उसका एंगल हमें मिल रहा है वो पाई बाई टू है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बी पे उसका जो फेज होगा वो पाई बाई टू होगा। तो फिर इससे हमें यह भी पता चल रहा है कि फेज को हम एंगल के लिहाज से डिफाइन करते हैं। बी पे उसका फेज जो होगा वो पाई बाई टू होगा। तो एंगल के लिहाज से इसको मज़ीद हम समझेंगे कि एंगल के लिहाज से जो है वो फेज कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे जो है वो एंगल उसको, उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा और उसके डिस्प्लेसमेंट को भी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पाई बाई टू है, और फिर जब लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे आए, ये तो अपर एक्सट्रीम पोजीशन की बात की, लोअर एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम आए जो कि सी है, तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि यही एंगल जो है थ्री पाई बाई टू का बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कहें कि फेज पाई बाई टू है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, और अगर हम कहें कि एंगल जो है वो थ्री पाई बाई टू है तो इसका मतलब ये है कि सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इस तरह से हमें डायरेक्शन का भी यहाँ पे अंदाज़ा हो जाता है कि जो ऑसिलेटिंग मैस है वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो इस तरह से, और फिर उसकी पोजीशन का भी हमें पता चल जाता है कि वो अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पाई बाई टू एंगल बनेगा और सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे थ्री पाई बाई टू एंगल बनेगा। और पाई इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन से। रेडियन एंगल की यूनिट है। तो फिर अगर दरमियान में कहीं पे होगा तो दरमियान में जो भी उसका एंगल बनेगा तो उस एंगल से भी फिर हम उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन का हमें अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे कि वो अगर मीन पोजीशन से, अपर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, जब वो उसने स्टार्ट किया और हम कहते हैं कि फेज ज़ीरो है, इसका मतलब है कि उसकी मोशन अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। और फिर जब वो अपर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आता है तो फिर हम कहते हैं कि उसका फेज पाई है। तो इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पे पहुंचते हुए उसका फेज जो है वो पाई तक आ गया। तो फिर यहाँ से फिर वो मूव करेगा थ्री पाई बाई टू। तो इस तरह से एंगल हमें जो है वो क्लियरली बताता जा रहा है कि वो किस पॉइंट पे है, और उस पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना है और उसकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन जो है वो क्या है। तो इसी को मज़ीद समझने के लिए यही अरेंजमेंट में, इसी अरेंजमेंट में से हम, जैसे कि हमने कहा था कि जो पॉइंट पी है सर्कल में ऑसिलेट, सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन जो है ये उसी तरह की मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है जिस तरह की मोशन मैस और इसके साथ अटैच पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर इसी फेज को मज़ीद समझने के लिए फिर हम यही सर्कल और इसके पॉइंट पी और इसके एन प्रोजेक्शन की मोशन को हम डिस्कस करेंगे। तो
फिर सर्कल जो है ये हम यहाँ पे दोबारा से ले लेते हैं, और इसमें हम कहते हैं कि पॉइंट पी जो है, यहाँ पे ये सर्कल मैंने वही वाला दोबारा से ले लिया, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट और इसके प्रोजेक्शन की मोशन को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो ऊपर तो हमने डिस्कस किया मीन पोजीशन के लिहाज से, लेकिन हम कहते हैं कि पार्टिकल पॉइंट पी जो है वो एक उसकी एक इनिशियल पोजीशन कुछ और है जो कि एक एंगल पे है, और उस एंगल को हम चले यहाँ पे हम कह लेते हैं कि उसका ये वाला एंगल अभी फाई है। तो और पॉइंट पी जो है ये अभी इस पॉइंट पे यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्शन एन भी फिर इसी के लिहाज से जो है वो होगा, और यहाँ पे ये हम एन की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक्चुअली ऑसिलेशन को ऑसिलेटरी मोशन की ही एक टाइप जो है वो हमें दिखा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये पी की इनिशियल पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि हम कहते हैं, इसका मतलब ये है कि इनिशियल फेज जो उसका है वो फाई है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इस पॉइंट पे जब अब और यहाँ से हम स्टार्ट करें तो हम कहते हैं कि अभी टाइम ज़ीरो से हमने स्टार्ट किया, और इस पॉइंट पे जो उसका फेज़ है वो इनिशियल फेज़ है। इनिशियल फेज़ यहाँ पे इसको आई एन से, मैं इनिशियल को आई एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इनिशियल फेज़ उसका अभी जो है वो फाई है। अब वो मूव करता है और एक टाइम टी के दौरान में मूव करता हुआ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टाइम टी के दौरान में वो मूव करता हुआ वो एक और पोजीशन पे चला जाता है। अब उसकी नई पोजीशन जो है वो यहाँ पे है। तो अब उसका फेज जो है वो चेंज हो जाएगा। हम देखते हैं कि ये एंगल जो कि वो बना रहा था ओ वन से हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो वो चेंज हो जाएगा, और इस दौरान में उसका फेज हम कह लेते हैं कि ये नया फेज उसका आ गया, और इसको हम ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हम देखेंगे कि ओमेगा टी से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फेज को। तो अब हम देखते हैं कि पहले उसका इनिशियल फेज फाई था, अब उसका जो फेज होगा वो सम ऑफ दोनों टू फेजेस होगा, यानी कि फाई और ओमेगा टी का टोटल सम जो होगा वो उसका एक नया फेज होगा। तो टाइम टी के दौरान में फिर उसका जो फेज बनेगा उसको हम कहते हैं कि ये फेज जो है ये ओमेगा टी प्लस फाई है। तो इसका मतलब ये है कि नया फेज जो उसने ऑक्युपाई किया है वो ओमेगा टी प्लस फाइव है। अच्छा, अब जो फिर इसका प्रोजेक्शन होगा वो भी मूव करते हुए यहाँ पे आ चुका है, प्रोजेक्शन भी मूव करते हुए यहाँ पे आ चुका है, तो जो कि ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने कहा था कि ओमेगा टी कैसे रिप्रेजेंट करता है फेज को, तो जैसे कि हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है ये रिलेट करता है एंगुलर वेलोसिटी से, और इस फॉर्म में कि थीटा इज इक्वल टू मेगा टी, या फिर अगर हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहीं से फिर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन भी बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्योंकि हम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, इसलिए जस्ट कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें जिस टाइम में वो मूव हुआ है, तो हमारे पास उसका नया फेज आ जाएगा। तो इस तरह से हम फेज को ओमेगा टी प्रोडक्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थीटा जो है, अब थीटा जो है उसका टोटल फेज अगर रिप्रेजेंट करे तो हमारे पास अब टोटल फेज आ रहा है ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओ पी एन जो है ये एक ट्राइंगल बना रही है। ओ पी एन एक ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, और अगर रेडियस जो है वो हम ले लें एक्स नोड, और ये पॉइंट पी है, और हम कहते हैं कि ये पॉइंट ओ है, हम कहते हैं कि एन भी उसी दौरान में एक डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर कर चुका है। तो फिर हम अगर जो है वो ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ करते हैं, और ये वाला जो है वो टोटल एंगल है जो कि फाइव प्लस ओमेगा टी बन रहा है। सॉरी, ये वाला एंगल जो है एक्चुअली यहाँ पे बनेगा, और हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है उतना ही यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे एक्चुअली मेगा टी प्लस फाइव एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी मेगा टी प्लस फाइव एंगल बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर जो कि ओ एन है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि ओ पी है, ये आ जाएगा इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो और ओ एन जो है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ओ पी जो है ये एक्स नोड है रेडियस। तो इस तरह से एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नोड हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब एक्स नोड को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या रेडियस ऑफ सर्कल भी है, तो एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स नोड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव।
तो ये तो हमने एक फेज से स्टार्ट किया, एक फेज इनिशियल फेज फाई से स्टार्ट किया था। अगर हम कहें कि हमारे पास इनिशियल फेज फाई जो है ये 90 डिग्री है, यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है 90 डिग्री, जो कि पाई बाई टू के बराबर होता है। हमने कहा था कि पाई बाई टू एंगल अब फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे फाई की जगह 90 डिग्री पुट करें तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई जो है ये एक आइडेंटिटी से सॉल्व होता है और हमारे पास फिर वैल्यू आ जाती है एक्स नोट कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो ये एक्सप्रेशन भी हमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगी। लेकिन अब जो होगा, जो मोशन स्टार्ट हो रही है वो एक्चुअली स्टार्ट होगी एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी कि हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट लिया था। तो उस एक्सट्रीम पोजीशन का हमें 90 डिग्री एंगल से पता चलेगा। तो इसलिए ये फार्मूला फिर जो आएगा ये एक्सट्रीम पोजीशन से जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा तो फिर उसके लिए हम ये वाला फार्मूला एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट कॉज ऑफ ओमेगा टी यूज़ करेंगे, जो कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमें देगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फेज जो है ये पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिफाइन करता है। पोजीशन जो कि मीन पोजीशन से हम लेते हैं, मीन पोजीशन से अगर नई पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट जो कि हम देखते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। तो उसी डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन को फेज डिफाइन करता है।